नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि किसान भाइयों सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की खेती की। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले परिचय उनका आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और अटल बिहारी कृषि महाविद्यालय खुरई से हमारे बीच मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। और जैसा कि किसान भाइयों, मैंने आपको पहले बताया कि दलहनी फसलों की आज हम बात करने वाले हैं। और सर, खास तौर पर सबसे पहले गर्मी की हम बात करें तो गर्मी का मौसम चल रहा है और दलहनी फसलों की बात की जाए तो दालों की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उड़द की बात कर लें, मूंग की बात कर लें। सबसे पहले सर ये बताइए किसान भाइयों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना एक मुनाफे का सौदा हो जाता है गर्मियों में दालों की खेती करना। देखो सुनील भाई, जैसा कि अपन अभी बात कर रहे थे कि ग्रीष्म काल में दलहनी फसलें कौन कौन सी लगाई जाती हैं जी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अभी अपने यहाँ पे एक जो ट्रेंड आया है कि जो समय मिलता है गर्मियों का, करीब 15 मार्च से लेकर अपना 15 जून तक का इस टाइम खेत खाली रहते हैं, तो किसान भाइयों का सबसे ज़्यादा ग्रीष्मकालीन हरी मूंग की तरफ रुझान बढ़ा है। तो अब हम बता दें आप लोगों के लिए कि जो हरी मूंग है, तो अब किसान भाइयों की जनरली जो रहती है कि रबी मौसम की फसलें उनको करीब 4 महीने में मिलती हैं। खरीफ मौसम की फसलें लगाते हैं तो उसकी उपज भी 4 महीने में प्राप्त होती है। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास यदि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था अच्छी है तो वो किसान भाई अपनी समर मूंग, जिसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन हरी मूंग की खेती, उसका उपयुक्त समय जो है वो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में लगा सकते हैं। अब ये जो लगाने का समय है 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का, ये किसान की खेत खाली होने की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे रबी मौसम की फसलें कटाई होती जाती है, किसान भाई अपने खेत तैयार करते जाते हैं और अपनी बुआई कर देते हैं। तो इसमें किसान भाई बिल्कुल जी मानो कि 60 से 65 दिन में उनको जी एक अतिरिक्त फसल मिल जाती है, जिसको कि हम एक बोनस भी बोल सकते हैं कि दोनों पूरे साल भर की रबी मौसम की फसल, खरीफ मौसम की फसल, इसके बीच में उन्होंने ये हरी मूंग की यदि ग्रीष्मकालीन उपज ले ली तो एक उनको बोनस रूप में प्राप्त हो जाती है जी। बहुत अच्छी बात सर आपने यहाँ पर कही है कि आखिर किसान भाइयों को कैसे बोनस हासिल हो सकता है। और किसान भाई कोशिश भी यही करते हैं जिस तरह से खेती की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सर इस बीच अगर हम चुनौतियों की बात कर लें तो ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों में जब खेती की जाती है तो चुनौतियाँ किसान भाइयों के सामने क्या आती हैं? देखो, अब सुनील भाई, जो सबसे बड़ी किसानों की एक समस्या है कि इस टाइम में क्या उनके पास समय कम रहता है जी। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही उनका खेत खाली होता है तो सबसे पहले उनको ये निर्धारित करना पड़ता है कि इस खेत में हमको हरी मूंग की खेती करना है। तो सबसे पहले वो अपना कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर दें और जुताई करने के बाद फिर रोटावेटर से उसको बढ़िया मिट्टी को मिक्स करना है। और मिक्स करने की वजह से मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी बढ़िया, और उसके बाद फिर वो किसान भाई अपनी हरी मूंग की बुआई, क्योंकि अब जो समय है अभी वो पूरा उनका आखिरी समय चल रहा है बुआई का, क्योंकि जो उपयुक्त समय है वो 15 अप्रैल तक का रहता है बुआई का जी। तो किसान भाइयों को मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि वो अब ऐसा नहीं करें कि हमने पहले खेत में पलेवा दिया, पलेवा देने के बाद फिर अपनी बुआई करें, बतर आएगी, बतर आने के बाद बुआई करेंगे। अब मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि खेत तैयार करने के बाद सूखे खेत में अपनी बुआई कर दें हरी मूंग की, और उसके बाद फिर सिंचाई चालू कर दें। इससे क्या रहेगा कि उनका जो पहले पलेवा करते हैं, फिर बतर आती है, फिर खेत तैयार करते हैं, उसका उनका समय बच जाएगा। और नहीं, बाद में फिर क्या होता है कि उधर 15 जून के आसपास अपना मानसून आना चालू हो जाता है, तो उस टाइम उनको फिर इसको हार्वेस्ट करने में समस्या आती है। इसलिए किसान भाइयों से यही पहली सलाह रहेगी अभी के समय में कि पहले अपने को बुआई उनको सूखे में करें और उसके बाद अपना सिंचाई दे दें। इससे उनका जो समय है करीब 8 से 10 दिन का बच जाएगा। चलिए सर, आपने बुआई और सिंचाई की यहाँ पर बात करी है तो बीज उपचार को लेकर मैं सवाल आपसे ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके पहले बुआई को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। सर, ये भी माना जाता है कि यदि पर्याप्त डिस्टेंस से अगर खेती की जाती है, बीज बोए जाते हैं तो ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा होता है। इस विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो सुनील भाई, जो जैसे कि आपने बताया कि
मूंग लगाने के लिए पंक्तियों से पंक्ति में तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी निश्चित रहती है। तो सुनील भाई, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दूरी को निर्धारित करने के लिए जो अपनी आती है सीड कम फर्टिडल, मतलब जिसमें कि बीज की बुआई भी होती है और उर्वरक का उपयोग भी हो जाता है। ये 2 बक्से वाली मशीन आती है, इसमें अपन एक नंबर सेट करते हैं, तो उससे किसान भाई क्या करते हैं, अगले बक्से में अपना खाद रखेंगे और पिछले बक्से में अपना बीज रखेंगे। तो इसके लिए क्या रहेगा कि अभी जो अपन बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए अपनी जो आती है PDM 139 किस्म, दूसरी आती है हम 1, फिर तीसरी वैरायटी अपनी है नरेंद्र मूंग 1 और चौथी वैरायटी है इसकी अपनी मूंग की पंत मूंग 3। ये चारों किस्में ग्रीष्मकालीन में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्में हैं और इन किस्मों में अपना जो येलो मोजेक रोग आता है उसके भी प्रति संवेदनशील हैं। ये उसमें क्या बोलते हैं अपना ज़्यादा इसका अटैक नहीं हो पाता और इन किस्मों का जो बीज रहेगा हमारा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यदि हमने बीज सेट किया है तो थोड़ी सी पौध की संख्या हमारी कम रह जाती है। और किसान भाई सोचते हैं कहते हैं कि बीज महंगा आएगा तो बीज दर कम कर दें, तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि इसकी जो बीज की मात्रा है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित कर लें अपनी। और बीज बुआई के पहले इसका बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक है जी। अत्यंत आवश्यक में मतलब ये है कि इसमें जो बीमारियाँ वगैरह आती हैं, पहली आती है हमारी फफूंद से, जिसमें कि पौधे सूखने लगते हैं जी। दूसरे कुछ कीड़े वगैरह भी आते हैं, कीड़े काटने लगते हैं पौधों के लिए। और तीसरा जो रहता है हमारा कि जो प्रकृति में नाइट्रोजन है उसका कोष स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणु आते हैं। तो पहले जो हमारा है फफूंदनाशक से बीज उपचार करना, इसके लिए हमारी जो थायरम दवाई है 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम है 1 ग्राम, ये 3 ग्राम दवाई 1 किलो बीज पर उपचार करें। दूसरे नंबर पर हमारी आती है कीटनाशक दवाई। कीटनाशक दवाई मतलब इमिडाक्लोप्रिड, इसकी 7 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। और आखिरी में जो हमारा रहता है राइजोबियम कल्चर, जिससे कि ये ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो अपनी प्राकृतिक नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इसका जो बीज उपचार का क्रम है FIR, F मतलब फंजीसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड और R मतलब राइजोबियम, मतलब ये कुल मिला के बीमारियाँ और कीड़े मकोड़ों के प्रति एक हल्की सी सुरक्षा प्रदान करना, एक क्रम यही रहेगा। और आजकल क्या है कि अपन देख रहे हैं हर जगह जैविक की बात चल रही है, तो जो हमने आपको फफूंदनाशक बताया है थायरम और कार्बेंडाजिम, इसके जगह पर हम अपनी जो जैविक फफूंदनाशक दवाइयाँ आती हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और इस क्रम में यदि हमने बीज उपचार किया है तो हमको परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो हमको एक समस्या मिलती है, देखने में आता है कि किसान भाई जो बीज उपचार करने में थोड़ी सी हल्की सी आलस कर जाते हैं। तो इसके लिए ये रहेगा कहते हैं कि जो आजकल बीज उपचार करने के लिए एक डब्बा आता है, उसकी कैपेसिटी रहती है 15 किलोग्राम। उसमें हमने यदि 15 किलोग्राम बीज रखा और उस दवा को अपन ने घोल बना के, अब घोल क्या होता है हमारा, पानी लिया, पानी में हमने थोड़ा सा दवा मिला ली, दवा के बाद उसमें हल्का सा गुड़ या शक्कर मिला दी, उससे थोड़ा चिपचिपापन आ जाता है। और उसको उस बक्से में मिक्स करके 15 बार हमने क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज मतलब डिब्बे को घुमाया, तो उससे पूरी परत बढ़िया जम जाती है। और जो बीज उपचार अच्छा हो जाएगा तो ये मानो कि हमारा फफूंदी वाली बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से और प्राकृतिक नाइट्रोजन स्तर करने के जीवाणुओं से एक बहुत बड़ा आवरण मिल जाता है फसल के लिए, फसल अच्छी रहती है जी। सर, इसके अलावा आपने बहुत अच्छी बात बीज को लेकर कही है, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने दवाइयों की यहाँ पर बात करी कि किसान भाई तमाम तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या घरेलू उपचार भी हैं जो किसान भाई कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई ऐसे किसान भाई हैं जो कि कई बार दवा लेने में असमर्थ रहते हैं। इस सवाल का जवाब मैं सर आपसे लूँगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल किसान भाइयों छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि घरेलू उपचार से आप इन फसलों का किस तरह से उपचार कर सकते हैं जिसके जरिए किसान भाइयों के सामने समस्याएं कम आएंगी। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और सेवा होगी उनकी आय बढ़ने से। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर निरंतर काम चल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक कई योजनाएं बनाई गई है और नई कृषि पद्धतियां और नई तकनीकी का इस्तेमाल भी इसके लिए जरूरी है। लेकिन नई तकनीकी हो, नई पद्धतियां हो, योजनाएं और योजनाओं से लाभ कैसे उठाएं, इन सब चीजों के लिए किसान को जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए। और इसलिए 11, 12 और 13 अप्रैल को रायसेन में एक राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला एक कर्मकांड नहीं है। इस मेले में अलग अलग योजनाओं के बारे में किसानों के लिए अलग अलग सत्र होंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उन्नत किसान अधिकारीगण आपको प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण केवल थ्योरी का नहीं होगा, प्रैक्टिकल का भी होगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर लाइव डेमोज का आयोजन किया गया है। लाइव डेमो का मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है तो बाकायदा उसका प्रदर्शन होगा कि 1-2.5 एकड़ के खेत में कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है। चाहे ड्रोन का प्रशिक्षण हो, चाहे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना हो, नई मशीनों का इस्तेमाल करना हो, हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई पद्धतियों को सीखना हो, असली खाद और नकली खाद के बीच पहचान करना सीखना हो। ऐसे एक नहीं कई विषय है किसान के, जिन पर किसानों को यहाँ जानकारी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन तीनों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मेरी कोशिश है कि एक जगह आपको सारी जानकारी मिले, न केवल जानकारी मिले बल्कि वहाँ के आप सीखें कि कैसे हम नई कृषि पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे संतुलित केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कम खेती में ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ 11 तारीख को, 11 अप्रैल ठीक 10 बजे इस मेले का शुभारंभ होगा और 3 दिन निरंतर अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र और पूरे देश के विशेषज्ञ वहां रहेंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, रायसेन आपका इंतजार कर रहा है। आइए, सीखिए और अपनी आमदनी भी बढ़ाइए और देश का उत्पादन बढ़ा के भारत माता की सेवा भी कीजिए। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद किसान भाइयों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। सर पुनः आपका स्वागत है। डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी, आप कृषि वैज्ञानिक हैं। सर, जिस तरह से आप तमाम जानकारियां हमें हमारे किसान भाइयों को दे रहे थे कि आखिर ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों में क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे जानकारी ली उपचार को लेकर कि आखिर फसलों के बीज को लेकर उपचार कैसे किया जा सकता है। घरेलू उपचार की बात करें, घरेलू दवाइयों की बात करें तो ये भी बताइए हमारे किसान भाइयों की कि आखिर आप घर में किस तरह से इनका उपचार कर सकते हैं या कैसे दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं। अब देखिए सुनील भाई, जो आपने बताया, अब ये जो घर पर अपन उपचार करते हैं, तो जैसे हमने बीज उपचार के बारे में बताया आपके लिए, तो इसके लिए तो अपने को जो प्राकृतिक फफूंदनाशी आती है ये अपने को अनुसंधान केंद्रों से लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल नाम चल रहा है ट्राइकोडर्मा, जो कि एक जैविक फफूंद है और इसका अपने रिसर्च अनुसंधान केंद्रों में हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो जैव उर्वरक केंद्र है वहाँ पर इसका उत्पादन अच्छा हो रहा है, इससे उपचार करें। अब जब खड़ी फसलें अपनी फसलें 25 दिन की हो गई, उस टाइम हम सोचते हैं कि फसलों में कीड़े मकोड़े ना आए या कोई और बीमारी वगैरह ना आए, तो उसके लिए अपने पास जो 1500 ppm का नीम तेल रहता है उसका भी किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा क्या रहता है, अपने हर घर में मठा रहता है, जो छाछ बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, छाछ रहा, उसमें अपन ने अपने नीम के पत्ते, निवोली, साथ साथ में अपना क्या बोलते हैं धतूरा, लहसुन, प्याज, इनके जो अवशेष हैं इनको यदि सड़ा कर हम लोग एक इसको बोल सकते हैं अलग रूप से कहते हैं कि हमारा घर का घरेलू कीटनाशक बन गया। बिल्कुल ठीक है, तो इसका भी किसान भाई अपनी फसलों को उपचार करें और इससे मतलब अपनी फसलों का संरक्षण करें। और साथ साथ में इससे एक फ़ायदा क्या रहेगा, कहते हैं कि जो हमारी रासायनिक दवाइयों का जो अवशेष मूंग की दाल में जाता है उससे भी हम लोगों को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि आजकल अपन सब देखते हैं कि हर घर में मूंग की दाल खाई जाती है और सबसे ज़्यादा हरी मूंग का ही ज़्यादा प्रचलन में है। और हरी मूंग यदि ज़्यादा किसी भी तरह से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग है तो उसका अवशेष दाने में पहुंच जाता है, उससे वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता है। तो अब अपन ऐसा ही करेंगे कि जहाँ से किसान भाई जितनी संभव हो सके अपने घर के जो मैंने बताया ऐसे 1500 ppm का नीम तेल, अपने छाछ में अपन ने निवोली ले ली, साथ में अपना नीम की पत्तियाँ, धतूरे की पत्तियाँ, लहसुन, प्याज, इनको सड़ा कर अपना एक जैविक उत्पाद तैयार करके उससे स्प्रे करें। लेकिन इसको क्या कहते हैं कि हर 8 दिन में खेत में स्प्रे करते रहें। और ये सुनील भाई जो छोटे किसान हैं वो तो इसको आसानी से कर सकते हैं, उनको कोई समस्या भी नहीं आएगी। खासकर बड़ी जगह प्रबंधन में इसकी थोड़ी समस्या देखने को मिलती है, बाकी छोटे किसान भाई इसका उपयोग करके अपना लाभ अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है छोटे किसानों के लिए कि किस तरह से छोटे किसान भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद सर मैं आपसे सिंचाई प्रबंधन को लेकर सवाल करना चाहूँगा, चूँकि ग्रीष्मकालीन फसलों की हम बात कर रहे हैं और यदि किसान भाइयों आपको सही उत्पादन चाहिए, सही मात्रा चाहिए तो सिंचाई प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर सिंचाई प्रबंधन को लेकर बताइए कि दलहनी फसलों में सिंचाई प्रबंधन का क्रम क्या रहना चाहिए। तो अब देखो सुनील विश्वकर्मा जी, जैसे आपने बताया सिंचाई प्रबंधन का, तो अब सिंचाई प्रबंधन और साथ साथ में अपना खरपतवार, जैसे हम लोग देखते हैं कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो हरी मूंग की खेती है उसमें खरपतवार कम मात्रा में आते हैं और आते हैं तो उनका यदि हम नियंत्रण करें तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए जैसे हमारी फसल की अवस्था होती है 20 से 25 दिन के बीच की, उस टाइम हम खेत में देखें कि हमारे कहीं खरपतवार वगैरह तो नहीं है। यदि खरपतवार हैं तो हमारी क्या बोलते हैं जो एक डोरा आता है या साइकिल वाली हो आती है, उससे हम इसको निंदाई गुड़ाई करके इसको नियंत्रित कर लेते हैं और एक बार की निंदाई गुड़ाई में ही हमारा बिल्कुल खरपतवार का नियंत्रण पूरा हो जाता है। क्योंकि खरपतवार अपनी उपज में कम से कम 40 से 45% उपज में नुकसान पहुँचाते हैं। तो किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही हमारी जो फसल 20 से 25 दिन की होती है उस टाइम खरपतवार का नियंत्रण कर लें और उसके तत्काल बाद हमारी सिंचाई दे दें, क्योंकि सिंचाई इस टाइम में बहुत अति आवश्यक रहती है। और ये सिंचाई जैसी हमने दी 20 से 25 दिन वाली, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी फसल में फूल आना चालू हो जाते हैं। तो सबसे मुख्य ये ध्यान रखना है कि जब फूल पूरे अच्छे तरह से आ जाता है उस टाइम हमको खेत में पानी नहीं देना है। तो किसान भाइयों को ये हल्का सा एक अनुभव हो जाता है कि अब हमारे खेत में फूल आने वाला है, तो उसके पहले हमारा सिंचाई दे लें अच्छी, और उसके बाद जब फूल से हल्की एक फली का जगुआ टाइप का बनता है, छोटी फली, तो उसके बाद बंदा फिर अपना 12 से 15 दिन के अंतराल पर। और ये क्या है जी, अंतराल जो बता रहे हैं सिंचाई का, ये मई के महीने में यदि तेज़ गर्मी पड़ी तो कुछ 1-2 दिन कम भी हो सकता है, और यदि कहीं बादल छा गए या मौसम ठंडा सा रहा तो बढ़ जाता है। तो किसान भाई ये अपना खेत पे जब डेली सुबह शाम जाते हैं तो उनको ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे अब इसमें सिंचाई की आवश्यकता लग रही है। तो खासकर जब हमारी फली बन जाती है, वो फली के भराव के टाइम में इसमें नमी की कमी नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार यदि हमने 10 से 12 या 12 से 15
ये परिस्थिति अनुसार समय सेट हो गया। इस टाइम यदि हमने 3 से 4 सिंचाई दी तो हमारी पूरी अच्छी उपज मिल जाती है। और खासकर जो बरसात में समस्याएं आती हैं हरी मूंग की खेती में, वो ग्रीष्मकालीन में ये समस्या नहीं आती है और उत्पादन में हमको 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाता है। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि यदि सिंचाई प्रबंधन का सही समय रहता है तो उत्पादन किसान भाइयों को अच्छा मिल सकता है। लेकिन सर, इसके साथ ही साथ मैं बीमारी को लेकर बात करना चाहूँगा। फसलों को बीमारी से बचाने के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? साथ ही साथ ये भी बताइए कि पीला मोजक रोग से बचने के लिए किसान भाई क्या प्रयास करें? तो सुनील भाई, ये सबसे अहम बात है कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन हरी मूंग की खेती है उसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे जो रस चूसक कीट आते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं, इसको हम थ्रिप्स भी बोलते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमारा थायोमेथोक्साम दवाई आती है, वो 2 ml दवाई प्रति लीटर। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब फसल छोटी होगी हमारी तो उस टाइम पानी की मात्रा कम लगेगी। तो 1 लीटर पानी में 2 ml थायोमेथोक्साम दवाई का घोल बना लें। और ये अवस्था हमारी 15 दिन की जैसे फसल हो जाती है, 20 दिन की, उस टाइम मतलब हम देखते जाएं कि सुबह से हम जाते हैं खेत में तो हल्के से मच्छर उड़ते हुए दिखते हैं हल्के, तो उस टाइम हमारा स्प्रे कर दें। तो इससे क्या रहेगा, पौधे को अच्छी तरह से बढ़िया नहलाना है और इससे जी हमारे थ्रिप्स और रसूल कीट खत्म हो जाएंगे तो फसल एकदम बहुत बढ़िया अच्छी रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और जब हमारी फसल करीब 20 से 25 दिन की हो जाती है उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा जो इसमें जो आता है येलो मोजैक रोग, जिसको हम पीसरा रोग बोलते हैं, तो वो आता है, वो एक वायरस से आता है। और उस वायरस को क्या होता है, सफ़ेद मक्खी फैलाती है। मतलब वायरस अपने आप एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं जाता। तो सफ़ेद मक्खी का रोकथाम करने के लिए जो हमारी दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड, इसका जो दवा है 17.8 ठीक SL, तो इसका 125 ml दवाई का 600 लीटर पानी में घोल बना लें और उस टाइम हमारी फसल भी अच्छी बड़ी हो जाती है। तो उस टाइम पूरे 1 हेक्टेयर में बढ़िया स्प्रे कर दें। पानी की कमी ना करें, क्योंकि किसान भाई क्या जाके सोचते हैं, कहते हैं कि हमको तो जल्दी से कम पानी में काम हो जाए। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ये दवा का स्प्रे करें और ख़ासकर ये सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए इस स्प्रे को 12 से 15 दिन के बीच में 2 से 3 बार रिपीट कर दें तो उनकी फसल में येलो मोजैक रोग, जिसको हम पीतसरा रोग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा और फसल में फली बहुत अच्छी आएंगी और रस चूसक कीटों का हमने कंट्रोल कर ही दिया है जी। तो इससे हमारी फसल में बिल्कुल अच्छा उत्पादन आएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने इस विषय पर तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है और जिस तरह से सूक्ष्म जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों को दी, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये जानकारियां हमारे किसान भाइयों के ज़रूर काम में आएंगी और जिसके ज़रिए दलहनी फसलों को लेकर ज़्यादा बेहतर उत्पादन हमारे किसान भाई हासिल कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब, आपने तमाम जानकारी दी और वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब समय हो चला है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश में जायद फसलों की बुआई में आई तेजी, प्याज से आय बढ़ाए, काल मेघ औषधि फसल, जायद में लगाए बरबटी और टमाटर को फटने से बचाए। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मूंग, मूंगफली, मक्का, उड़द एवं धान फसल जायद में ली जाती है। इसमें सबसे प्रमुख एवं किसानों को मुनाफा देने वाली फसल मूंग है, जिसे जायद में सबसे अधिक क्षेत्र में प्रदेश के किसान अपनाने लगे हैं। चालू जायद वर्ष 2026 में लगभग 11,29,000 हेक्टेयर में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 62,466 हेक्टेयर में मूंग की बोनी हो गई है। राज्य में इस वर्ष 13,98,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 1.50 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी हो गई है। कृषि विभाग के मुताबिक देश एवं प्रदेश में सबसे अधिक मूंग फसल लेने वाला नर्मदापुरम जिला है। इस वर्ष यहां लगभग 2.72 लाख हेक्टेयर में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे नंबर पर रायसेन जिला है, जहां 1.65 लाख हेक्टेयर में मूंग ली जाएगी। प्याज एक नकदी फसल है जिसे रबी खरीफ दोनों मौसम में लगाया जाता है। किसान भाई इसे खरीफ में लगाना चाहते हैं तो इसे वैज्ञानिक विधि से लगाएं, जिससे उत्पादन बढ़ सके। प्याज के लिए नर्सरी 3 से 5 मीटर लंबी, चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर तथा 110 सेंटीमीटर ऊंची बनाएं। 1 हेक्टेयर पौध के लिए 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त होती है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। बीजोपचार जरूरी होता है। 2 ग्राम
मैकोजोब से 1 किलो बीज को उपचारित करना चाहिए। 7 से 8 सप्ताह का रोपा मुख्य खेत के लिए तैयार होता है। इसकी नर्सरी मई जून में डालें और 7 सप्ताह बाद मुख्य खेत में रोपे फसल जनवरी फरवरी में तैयार हो जाती है। प्याज की प्रमुख जातियों में N53 एवं 241 बसंत, 780 एग्रीकल्चर, लाइट रेट इत्यादि उपयुक्त है। कालमेघ उपयोगी औषधि पौधा है। इससे पौधे के सभी भाग, तना, पत्ती एवं फूल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसकी खेती को प्रचलन में लाया जा रहा है। कालमेघ के अच्छे विकास के लिए गर्म एवं नम जलवायु तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। मानसून आने के बाद पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। बीज द्वारा मई में 1 हेक्टेयर में कालमेघ लगाने के लिए 300 से 400 ग्राम बीज 10 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़ी 3 क्यारियों में बोते हैं। इसके बीज का अंकुरण 70 से 80% होता है। नर्सरी बनाने के लिए किसी छायादार स्थान का चुनाव करना चाहिए। खेत में सीधी बुआई करने पर 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। समतल खेत में क्यारियां बनाकर जून के दूसरे सप्ताह से जुलाई तक पौध रोपण कर दें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 60 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 15 से 45 सेंटीमीटर के अंतर पर रखें। बरबट्टी आमतौर पर खरीफ तथा जायद में भी लगाई जाती है। दलहनी फसल होने के कारण खेत में कटाई के लिए उपरांत वायुमंडल से नत्रजन एकत्रित करके खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। बरबट्टी लगाने के लिए पहले किस्मों का चयन करें, जिसमें फाल्गुनी, दुर्गा क्रांति, पूसा, बरसाती, पूसा 2 फसली, पूसा कोमल, पूसा ऋतुराज, FS 68, C152 लगा सकते हैं। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके 20 टन गोबर खाद डालें तथा 40 किलो यूरिया, 775 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। बीज का उपचार 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज तथा 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलो बीज के हिसाब से करें। 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल में करें। उद्यानिकी क्षेत्र की टमाटर बहुउपयोगी फसल है। इसे प्राय सभी सब्जियों के साथ प्रयोग किया जाता है। इससे स्वाद बढ़ता है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होता है। सलाद में भी इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। खेत में भी कई बार टमाटर फटने लगता है। टमाटर में फल फटने के कई कारण होते हैं। अधिकांशतः फल अनियमित और अव्यवस्थित सिंचाई के कारण भी फटते हैं। न्यूनतम तथा अधिकतम तापक्रम में अधिक उतार चढ़ाव भी फल फटने का कारण बनता है। खेत में पलावर बिछाने से फटने वाले फलों को रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि फसल में अधिक नत्रजन तथा कम पोटाश देने के कारण भी फल फटते हैं, इसलिए संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए। यदि टमाटर अधिक चूना वाली या हल्की दोमट मिट्टी में लगाए गए हैं तो ऐसी भूमि में सामान्यतः बोरान तत्व की कमी पाई जाती है, जिसके कारण भी फल फटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बोरान की पूर्ति के लिए 0.3 से 0.4% बोरेक्स के घोल का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने बात करी ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की, किस तरह से आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से मुनाफा हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि जल प्रबंधन की बात करें, सिंचाई प्रबंधन की बात करें या बीज उपचार की बात करें, डॉक्टर साहब ने विस्तार से इन तमाम विषयों पर जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये जानकारियाँ आप तक पहुँची होंगी और आप इन जानकारियों का बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।